अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने इस शो में जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइफस्टाइल विद सलमा। हम यहाँ पर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, बट हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। एक्चुअली आपके लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं। वो चेंज चाहे आपके खाने पीने से आ रहा है, आपके पहनने ओढ़ने से आ रहा है, आपके सोचने से आ रहा है, क्योंकि जब तक जी पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। हम पॉजिटिव नहीं होंगे, अपने इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को नहीं ख़त्म करेंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनकी कमी मुझे लगती रही है। जब हम बात करते हैं मीडिया पे, जब हम बात करते हैं अपने शोज़ में आपकी परेशानियों की, आपकी प्रॉब्लम्स की, हमारी प्रॉब्लम्स की, तो फिर वो बात सिर्फ खूबसूरती की हद तक क्यों रह जाती है। इंसान को खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अंदर से भी खूबसूरत होना चाहिए। और अंदर से खूबसूरत जो शख्स होगा, उसको बाहर से खूबसूरत होने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सबका दिल मोह लेता है। तो यही एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि हम उन लोगों से आपको मिलवाएं जो आपको आपके हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में मदद कर सकें। वो लोग जो कि काउंसलर्स भी हैं, जो काउंसलिंग के सेशंस देते हैं वो भी, और ज़रूरी नहीं है कि जो काउंसलिंग के सेशन दे या जो नसीहत दे उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे बच्चे भी हमारी मदद कर सकते हैं। वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनका देखने का अंदाज़ और है, उनका विजन और है। हम हमेशा कहते हैं हमारे बच्चे ये बात नहीं समझ पा रहे कि हमने तो ज़िंदगी ऐसे गुजारी थी। अरे भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, हमारी दफ़ा तो हमारी माओ को इतनी परेशानी नहीं हुई। तो कॉल है जी कि आप अपने बच्चों के साथ वो एक्सपेक्टेशंस मत रखें, क्योंकि ये नए दौर के लोग हैं और इनके नए दौर के हिसाब से इनकी परेशानियां भी डिफरेंट हैं। तो प्लीज़ उनको भी जीने दें और ख़ुद भी जिए, बल्कि जीने का एक बहुत मज़ेदार रंग आपको सिखाती हूँ। वो ये है कि क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जीना शुरू कर दें। तो एक तो दौर वो था जो हमने अपने माँ बाप का जिया, एक दौर वो है जो हमने अपना जिया, तो तीसरा दौर भी जी लेते हैं और वो है हमारे बच्चों का दौर। तो ज़रूर आपको अपने एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम मेहमान से मिलवाऊंगी। आपने रहना है हमारे साथ, लेकिन साथ साथ बात करते हैं किचन की। किचन की बात किए बगैर गुजारा नहीं है जी। आपको हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें लेकिन हेल्थ कॉन्शियस ना करें, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, और इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे खाने खाने चाहिए जो आपके लिए ना सिर्फ सेहतमंद हों, आप सेहत बख्श हों और आपको एनर्जी दें, लेकिन मोटापा भी मत करें ना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ ऐसी ख़वातीन से मिलवाती होती हूँ, कुछ ऐसे शेफ़ से मिलवाती हूँ जो आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करते हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसी औरतें जो वर्किंग लेडी हैं, जो सुबह से लेकर रात तक काम कर रही थी, पकाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो वो जंक पे गुजारा हो रहा था उनका भी और उनके घर वालों का भी, तो वो बहुत मज़ेदार खाने बनाते हैं। तो एक अपनी ऐसी ही दोस्त, ऐसी ही प्यारी सहेली से मिलवाती हूँ जो बेकिंग बड़ी कमाल की करती हैं। तो आए किचन में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सदरा? सारा ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जनाब, लोगों को ये बताएं कि बेकिंग में क्या क्या बनाती हैं आप, और प्लीज़ आपने जो आपका पेज है उसका नाम ज़रूर शेयर करें। पेज का नाम मेरा केक सिटी के नाम से मेरा पेज है, और केक्स मेरे पास होते हैं फॉन्डेंट केक, ज़्यादातर मेरे फॉन्डेंट केक होते हैं। क्रीम केक पे मैं कम करती हूँ काम, लेकिन फॉन्डेंट केक ज़्यादा होते हैं मेरे। अच्छा, केक सिटी बाय सारा है या केक खाली केक सिटी है? केक सिटी है सिर्फ। तो सारा क्या ऐसा जोश चढ़ा के आप बेकिंग की तरफ आ गए? बेकिंग कोई आसान नहीं है। शौक़ तो था बहुत ज़्यादा ही, बस घर में ही सबको फैमिली को बना बना के खिलाया, लेकिन फैमिली ने ही मोटिवेट किया कि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, जैसे थोड़ा सा उसको अपने लिए लेकर आओ, अपने पहचान बनाओ इसमें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी फैमिलीज हैं जी जो ये बात कहती भी हैं और आपको इस बात पे लेकर भी आती हैं। आप बड़ी लकी हैं इस मामले में। अच्छा, मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ। मैं बेकिंग मेरा ख्याल है बहुत छोटी एज से करती आ रही हूँ। मेरी बहन करती थी और उन्होंने मुझे सिखाया था।
हाथ मेरा बड़ा साफ था। लेकिन जब मैं कराची में आई तो मेरा देवर ना रोज़ एक नई पेस्ट्री, एक नया केक का पीस ला के ना मुझे दे देता था रात को, भाभी ज़रा चेक करो। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ को ये बेकरी वाली चीज़ नहीं पसंद थी, तो वो यही हमेशा कहती थी, क्यों हमने बेकरी खोलनी है क्या, कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ बनाने की और पैसे ज़ाया करने की। तो यूँ लगता है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इस वजह से उन्होंने मुझे खैर उस टाइम इजाज़त दी थी, लेकिन हम क्या करते थे, रात को हमारी डील थी मेरी और साकिब की कि बेकिंग मैं करूँगी, बर्तन वो धोएगा, और सुबह अम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि रात को यहाँ बेकिंग है। तो वो रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ ला के देता था, और जिसे मैं टेस्ट करती थी, और वो बनवाता था 2 से 3 दफ़ा कि जब तक कि वो फ्लेवर वैसा वाला नहीं टेस्ट आ जाता था। तो ये मेरा हाथ कहीं वहाँ से भी साफ़ हुआ है। तो आप कौन सा वाला सबसे अच्छा केक बनाते हो? सबसे अच्छा तो चॉकलेट केक, क्योंकि बच्चे भी वही खाते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा। हाँ। और मुझे लगता है शायद चॉकलेट इजी भी है, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर डेंस भी हो जाए तो चल जाता है ना। हाँ, वो चल जाता है, लेकिन उसका टेस्ट ये होता है ना कि हर हाल में अच्छा लग रहा होता है। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है। और कहीं भी बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, उसके साथ आप बहुत ज्यादा चीजें मिक्स करके एक नई वैरायटी बना सकते हैं। हाँ। आज आप हमें क्या सिखाएंगी? आज मैं बेकिंग के हवाले से तो कुछ भी नहीं लेकर बना रही। नहीं, जरूरी नहीं है, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ। नहीं, वैसे मैं बना रही हूँ डेट बॉल्स बना रही हूँ। अच्छा, ओके। और हरे मसाले का कीमा। अच्छा, डेट बॉल्स तो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं जी, क्योंकि जो खजूर आपको एनर्जी देती है वो शायद और किसी चीज़ से इतनी इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। और उसके साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी के साथ साथ आपका जो ग्लूकोज लेवल जो कम हो रहा होता है उसको भी नॉर्मल करती है, लेकिन आपकी शुगर को एकदम हाई नहीं करती है। जब डाइट वगैरह पे भी तो बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, तो उसमें आप आर्टिफिशियल शुगर तो ले नहीं सकते। आप बस उसको वो एक बॉल खा लें, आपकी क्रेविंग कम से कम जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो लेन जी आपको बता रही हैं सारा अपनी क्रेविंग्स, जब आप डाइट पे गए होते हैं और आपको मीठे की ज़बरदस्त किस्म की क्रेविंग हो रही होती है और आप बिल्कुल डाउनर फील कर रहे होते हैं कि नहीं काम नहीं हो रहा, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो उसके लिए डेट बॉल्स हम ज़रूर सारा से सीखेंगे। और आप लोगों ने भी सीखना है। उसके साथ साथ हरे मसाले का चिकन है, नहीं, बीफ है। हाँ। बीफ है, हम हरे मसाले का बीफ बना रहे हैं, लेकिन उसे चिकन में बना सकते हैं ना, जरा बना सकते हैं चिकन में भी। तो बस हम हरे मसाले का बीफ बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। और आज अगर खजूर की बात हुई है तो ज़रा फिर खजूर पे बात करते हैं जी, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सारा भी हमारे साथ हैं और डेट्स बिल्कुल उसमें से गुठलियाँ निकल रही हैं, डीसीड कर रही हैं उसे, और डेट्स बॉल बनेंगे जो कि आपकी क्रेविंग्स, जब आप स्पेशली डाइट पे होते हैं तब भी उस क्रेविंग को दूर करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, जो बच्चे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। हम एनर्जी बार्स की तरफ जाते हैं, हम ग्रानोला बार्स की तरफ जाते हैं, तो आप उनके अंदर भी डेट्स को ऐड कर सकते हैं और घर के अंदर वो चीज़ें बना सकते हैं जिससे उन्हें क्विक एनर्जी लेकिन अच्छी खुराक मिल रही होगी। हर चीज़, वो कहते हैं ना पूरी मुकम्मल ग़िज़ा, तो उसकी बहुत ज़रूरत होती है। और उसके लिए मेरे ख्याल आपको बनानी आती है ना ग्रानोला बार्स भी, जो हम सीरियल्स वगैरह के साथ लिए बनाते हैं। तो बिल्कुल जी, आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। आप सारा को कह सकते हैं कि वो बनाकर आपको भेज दें, नहीं तो आप बताइए, अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो हम आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। आप बनाएं सारा, तब तक मैं अपने नए मेहमान से आप लोगों को मिलवाती हूँ। मैंने कहा नसीहत की बात, मैंने कही काउंसलिंग की बात। मैं हमेशा काउंसलिंग की बात करती हूँ क्योंकि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। चाहे वो एक दफ़ा एक दौर आया था कि स्पोर्ट्स के अंदर काउंसलर्स होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस होता है। उस पर लोगों को बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि हमने सोचा है जो एक काउंसलर होता है उसका काम है नफ्सियाती लोगों का इलाज करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। नफ्सियाती लोगों का इलाज करना, वो साइकाट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये सारे काम करते हैं। लेकिन कहीं हमारे अंदर की गिरे हैं, कहीं हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमें इस्लाह की ज़रूरत होती है। और उसके लिए बाकायदा एक पढ़ाई है जो की जाती है। मैं आपको आज अपने एक बहुत नन्हे और मासूम से मेहमान से मिला रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा नसीहत ज़रूरी नहीं है कोई बड़ा बुज़ुर्ग ही करे, मासूम बच्चे भी कर सकते हैं अपने अंदाज में और अपनी सोच से। तो आए मिलते हैं जी सैयद सभी से।
जी सभी अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं बेटा। वो मतलब वो वाली चीज़ है कि आज हम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना तारुफ कराऊँ? बिल्कुल, आप अपना तो तारुफ करें। मेरा नाम सैयद सबी एहसन है। मैं जो हूँ अपने फाइनल ईयर में हूँ साइकोलॉजी में, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, जो कि भेरे यूनिवर्सिटी के अंदर है। अच्छा, नाइस। यहाँ पर सबसे अच्छी जो है साइकोलॉजी वहीं पे भी पाई जाती है, जितना मेरी रिसर्च है। और मैं जो हूँ अभी मैंने एक अपनी वो भी खोली है स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस तरह की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार्स वगैरह कराते हैं। थोड़े बहुत ऑनलाइन सेशंस की तरफ भी हमने किया था शुरू, वो भी हम करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एजेंडा होता है वो ये होता है कि हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर और अब तो पूरी दुनिया के अंदर ही, बट पाकिस्तान में स्पेशली ज़्यादा यहाँ पर बहुत सा स्टिग्मा अटैच हुआ है मेंटल हेल्थ को लेकर, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो लोग सही पाथ की तरफ नहीं जाते। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने पीयर्स को लेकर एक टीम बनाऊँ और उसके अंदर जो है हम लोग ये एक अपना वो बना ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंदर ये हम इस तरह की अवेयरनेस स्प्रेड करें। वेरी नाइस। देख लें जी, हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। और बिल्कुल सभी ने जो बात की है कि स्टिग्मा है, एक टैबू है मेंटल हेल्थ को लेकर। और अगर हम उसके लिए कोई बात करें, हम नॉर्मली भी अब स्कूल एंड कॉलेजेस में बात होती है कि बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, या उसे एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, तो वाई नॉट आप किसी भी मतलब किसी से कोई रब्ता करें, किसी डॉक्टर के पास जाएं या काउंसलिंग के सेशंस ले लें। तो माँ बाप बड़े अजीब से हो जाते हैं, ये क्यों है? बहुत सारा स्टिग्मा अटैच हुआ है ना इस चीज़ को लेके। जैसे लोग समझते हैं कि अगर हमारा जो बच्चा है उसको कोई भी किसी तरह का कोई लेबल लग गया कि जी इसको डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसमें क्लिनिक में लेके जाते हैं अपने बच्चे को और डायग्नोसिस मिलता है आपके बच्चे को, तो बस आपके ऊपर एक लेबल लग गया कि जी आपके बच्चा मेजर डिप्रेसिव है, या उसको मेजर मतलब या उसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, कोई भी किस्म का कोई डिसऑर्डर। तो पेरेंट्स जो हैं उस लेबल से उनको स्ट्रेस होता है कि इसका मतलब है कि हमारे बच्चा पूरे वक्त ऐसे ही रहेगा, विच इज़ नॉट द केस। और ये एक स्टिग्मा है जिसको हमें अबॉलिश करने की ज़रूरत है कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी ट्रीटेड एंड कैन बी मैनेज्ड। तो क्या आपको लगता है, मतलब लाइक आप खुद इस एज के अंदर हैं और अभी आप पढ़ रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि माँ बाप को ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की और उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स की जो एक वरी होती है, एक फियर होती है, वो अपने बच्चों की ग्रोथ को ही हिंडर कर रही होती है। तो पेरेंट्स की इंटेंशंस ऑब्वियसली हमेशा अच्छी होती हैं, बट उनकी अप्रोच कभी कभार मिसगाइडेड होती है। तो अगर हम लोग पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एजुकेट करें, जैसे आपका शो है इसमें अगर हम एजुकेट करें, या जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जैसे हम लोग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा। तो कि उससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और पेरेंट्स को भी, ऑब्वियसली, बिकॉज पेरेंट्स का तो एंड गेम यही है ना, टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, राइट? सो एवरीबडी विंस। तो आप इस बात को मानते हो कि माँ बाप अपने बहुत सारे खौफ और दुनियादारी के जो डर हैं उनकी वजह से अपने बच्चों को या तो उन्हें टाइम पे हेल्प नहीं करते हैं, या फिर यह है कि उनको बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, छुपाते हैं लोगों से, जिससे वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं इसमें आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे हम लोग छोटे होते थे, जब हम लोग इससे भी ज़्यादा छोटे, जितने भी वो इससे भी ज़्यादा छोटे तो हम लोगों का ये परसेप्शन था पेरेंट्स को लेके, अडल्ट्स को लेके, कि इन लोगों को हर चीज़ का पता है, दे हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। बट एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज के पेरेंट्स को हर चीज़ का नहीं पता होता, दे आर जस्ट डूइंग देयर बेस्ट, जितना वो कर सकते हैं वो उतना कर रहे होते हैं। तो इसी मेंटालिटी को रखते हुए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पेरेंट्स भी दे आर जस्ट फिगरिंग इट आउट एज दे गो अलॉन्ग। उनकी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनकी भी अपनी कंसर्न्स हैं, फियर्स हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, जो उनको रोक रही होती हैं अपने बच्चों की ग्रोथ को अलाउ करने के लिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव उसके अंदर है। बहुत ही खूबसूरत बात की है। उस बात को मैं इस तरह भी कह सकती हूँ कि जैसे जब हम छोटे होते थे तो अम्मा, ओके सही वाली बात करती हूँ, अम्मी कहती होती थी कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करना, और मुझे आज तक वो समझ नहीं आई थी कि हम दो बहनें ही तो हैं, हमारे घर में कोई भी नहीं है, लड़का कोई नहीं है, हमने अगर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया, चाहे वो चेंज करने के लिए या बैठने के लिए या गाने सुनने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? तो मेरी अम्मा आके दरवाज़ा, मेरी अपनी मदर दरवाज़ा तोड़ती थी कि मुझे इससे बड़ी नफ़रत है। वक्त बीता और जब मेरी बेटी बड़ी हुई और उसने मतलब बैठी हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठी हैं तो दरवाज़ा बंद कर देना, तो मेरा दरवाज़ा पीटना, मुझे तब समझ में आया अपनी अम्मी का दरवाज़ा खटखटाना कि मेरी कंडीशन उस वक्त कैसी हो गई। हम तब समझना शुरू करते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि अल्लाह हमारी माँ को क्या हो जाता है, अचानक इनका दिमाग को पता नहीं क्या होता है, कौन सा खौफ है इनके अंदर। लेकिन जब आप खुद माँ बनते हैं देन यू रियलाइज दैट कि वो उस टाइम क्या सोच रही होती है और उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये वो छोटी सी चीज़ है जो हम वाकई ही अपने बच्चों के साथ साथ सीखना शुरू होते हैं, और मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि किसी और तरफ जाने से पहले मैं आपका एक ओपिनियन, आपकी एक सोच, आपकी एक फीलिंग देखना चाहूँगी। जैसे आजकल बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जी,
ठीक है, नूर का केस आप लोगों ने भी पढ़ा है और आप उस पर भी काम कर रहे होंगे। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो पहले आपकी जनरेशन में वो लोग क्या फील करते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो क्या फील करते हैं? बहुत से ओवरवेलमिंग इमोशंस होते हैं ऑब्वियसली। जैसे ऑब्वियसली इस तरह की न्यूज़ जब आती है आपको थोड़ा सा फियर होता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, बिकॉज उसके इर्द गिर्द इतनी टेंशन होती है और इतना मतलब कि डिबेट और पॉलिटिक्स हो जाती है कि वो जिस तरह आपको पता होगा कि नॉट ऑल मैन वाली सिचुएशन मेरे मुताबिक। और फिर और भी बहुत सारी जो ना कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हम लोग तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स अस नेगेटिवली। कोई भी इस तरह की न्यूज़ होगी जिसमें किसी का इस तरह का कोई केस बताएंगे तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। वो नेगेटिविटी आप अब्जॉर्ब करने लग जाते हो, आप इंटरनलाइज कर लेते हो। मेरा जितना नॉलेज है वो इस तरह से है कि ह्यूमंस जो है ना थोड़ा बहुत स्पंज की तरह से होते हैं कि जिस तरह की इन्वायरमेंट आप उनको डाल दोगे वो उसमें से वैसी उसको चीज़ों को अब्जॉर्व कर लेंगे, अपने इन्वायरमेंट को अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो अगर आप उनको पूरे वक्त नेगेटिविटी में इंट्रेंच रखोगे तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, वो सैड हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे और पूरे वक्त फियर और पैरानोया में रहेंगे कि जिस तरह अब बहुत सी लड़कियाँ आजकल डाल रही हैं पोस्ट के दे फियर गोइंग आउट ऑन द स्ट्रीट, विच इज़ नॉट देयर फॉल्ट, उनकी गलती नहीं है, बट क्योंकि न्यूज़ में इस तरह आ रहे हैं और केसेस इस तरह से हैं कि वो पैनिक स्प्रेड करते हैं। लेकिन ये क्या ऐसा नहीं है कि जब ऐसी कोई बात अल्लाह ना करे कभी होती है और जब हो रही हैं तो हमें अपने बच्चों से घर के अंदर बैठ के इस पे डिबेट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि उनका खौफ जो है या वो जो सोच रहे हैं वो सही डायरेक्शन पे आ सके? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं अपने अब्बू से भी अक्सर इस बारे में बात करता हूँ, मुझे इस तरह की एडवाइस देते हैं कि सबसे अच्छी जो है ना तरीका घर को लेकर चलने का वो है गुड कम्युनिकेशन। तो अगर आप कभी इस तरह वो एग्जांपल देते हैं कि किसी फादर सन रिलेशनशिप की वो एग्जांपल देते हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो मुझे कहते हैं कि वो इस वजह से नहीं चल रही होती क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। तो जैसा आपने वाली पॉइंट ब्रिंग अप की, अगर आप घर के अंदर माँ बाप से, भाई बहनों से, जिसका भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी इशूज़ हैं, अगर आप थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करो, अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करो, जैसा आपने बताया था वो एग्जांपल आपने दी थी दरवाज़ा बंद करने की, लॉक करने की। ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड यू डोंट रियली अंडरस्टैंड दैट क्योंकि आप होता है कि क्या हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे, बट वही बात है कि जब आप पेरेंट बन जाते हो तो आपको पता चलता है। तो वही बात है कि अगर आप ये चीज़ उसी एज के अंदर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लो तो फिर आई थिंक वो सॉल्व हो जाती है फिर प्रॉब्लम उससे। बिल्कुल जी, ये बात है। और जब आप डिबेट करते हैं, जब आप बैठ के बच्चे से बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका बच्चा नेगेटिव थॉट्स का हामिल है या पॉजिटिव थॉट्स का, और आप उसे बहुत प्यार से लेकर चल सकते हैं। ये सारी बात करने की वजह सिर्फ इतनी है, मैं एक बच्चे से बात कर रही हूँ, एक यंगस्टर से, अपनी नई नस्ल से बात कर रही हूँ, और कहने की वजह यही, जब तक माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होंगे हम ऐसी बुराइयों से बच नहीं सकेंगे, ऐसे हादसों से नहीं बच सकेंगे। आज सुबह सुबह मेरे ही बेटे ने एक पोस्ट डाली हुई है और मैं बड़ी हैरान हुई, उस पर इंस्टा पे लगी हुई थी। It was that DM me like inbox message मुझे कर दें if मैं किसी भी abusive person का दोस्त हूँ and you will find out or you will see the difference। एंड मैं उस वक्त मैं यूं करके देख रही थी, मैं कहा क्या, तो वो एक नींद से उठ के वो जो झटका होता है, मैं कह रही ये क्या इसने मैसेज किया, क्या हुआ? मैंने उसे वैसे मैसेज किया मी करके, बिकॉज मेरी उनसे बहुत दोस्ती है। तो वो मैंने फिर उसे जब मैसेज किया तो उसने कहा अम्मा इट्स सीरियस थिंग। तो वो वाली बात थी। तो मुझे एक बात की तो बहुत खुशी हुई और सभी से बात करके भी अच्छी ये बात अच्छा लगा और खुशी हुई इस बात की कि हमारी नस्ल जो है ना वो बहुत समझदार है। बस हम उन्हें ये समझ रहे हैं कि शायद ये सिंसियर नहीं है, सेंसिबल नहीं है, इमेच्योर है, इन बच्चों को पता नहीं है, रियलाइज़ नहीं करते। नहीं जनाब, हम जब उनके साथ बैठेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन आप भी अभी हमारे साथ रहिएगा, अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सभी से करनी है और वहाँ पर डेट पॉल्स भी बन रही हैं। तो बस एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में दोबारा ब्रेक के बाद। बड़ा मज़ेदार किस्म के वहाँ पर मैं ये कहूँगी खजूर के लड्डू हैं और कुछ नहीं कहूँगी, डेट्स बॉल, लेकिन वाकई ही अच्छे और मज़ेदार बने हुए। आप जल्दी सारा हमें क्विक इसकी ज़रा रेसिपी बताएं। अच्छा, डेट बॉल बहुत इजी है। हमने खजूर को चॉपर में उसको बिल्कुल इस तरह से कर दिया कि बिल्कुल वो खजूर की शक्ल नहीं रही उसकी, और बादाम मलीदा सा बना दिया, मलीदा सा बन गया। ठीक है। और ड्राई फ्रूट जो हमें अपनी मर्जी से इसमें ऐड करने वो हमने कर लिया, लेकिन तिल ज़रूर इसमें ऐड करना है क्योंकि उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। फिर इन सबको हमने घी में, ज़्यादा घी में नहीं, हल्के घी में अच्छी तरीके से भूना। उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, पहले खजूर भूना, फिर उसमें ड्राई फ्रूट डाल के अच्छी तरीके से भूना और फिर उसको बॉल की शेप में देकर अच्छा, उसको उसके ऊपर से कोट कर दिया सारे ड्राई फ्रूट। हाँ,
और आपका ये जो कीमा बना रहे हैं हरे मसाले का, हरे मसाले का कीमा भी बहुत क्विक बनता है। बस सिर्फ इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज और मशीन का कीमा लगेगा इसमें, और हरी मिर्चें और हल्दी। अच्छा, जितना कीमा है उतनी ही प्याज लेनी है। प्याज को हमने उसको फ्राई कर लिया, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। उसमें फिर कीमा भूना, कीमा भूनने के बाद कुटी हरी मिर्चों को पीस लिया था, पिसी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, अच्छी तरीके से भून के फिर इसमें हल्दी डाल दी हमने। और बस ये फिर रेडी है। चलें बस फिर आप इसे रेडी करें ताकि हम इसकी जो फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। लेकिन हमारे साथ सभी बैठे हैं, सैयद सभी एहसन। और क्योंकि मैं नामों में बड़ी ख़राब हूँ, मैं इन बच्चों से कह रही हूँ जिनके चेहरे पे जो नाम मेरे दिल में आता है ना, बस मैं वो फिक्स कर देती हूँ, इसलिए मुझे रट्टे लगाने पड़ते हैं। लेकिन सभी ने बड़ी अच्छी एक बात की, और उसने कहा कि एक पेज पे आ जाने चाहिए पेरेंट्स भी और बच्चे भी, क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें हर किसी को इजहार करने का, बात करने का हक हासिल होता है, और ये वो हक है जिससे हम माँ बाप को ही फ़ायदा पहुँचेगा। उससे हमें हमारे बच्चों की ज़हनी सोच किस तरफ जा रही है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो सभी क्या कहते हैं आप? हम अभी जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह हम लोग अगर कभी किसी सैड फेज से गुजर रहे हो, जैसे एक बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग फेज ऑफ सैडनेस, उसको आप डिप्रेशन का नाम भी दे सकते हैं, या उसको आप लंबी सैडनेस भी कह सकते हैं कि एक लंबी स्टेट ऑफ सैडनेस होगी ना। दुखी इंसान हर वक्त दुखी अंदर से रहने की आदत पड़ जाती है ना। जी बिल्कुल। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप अपने आप पे पूरे वक्त सेल्फ पिटी करते रहेंगे ना कि जी मैं तो हमेशा मेरे साथ यही होता है, मेरे साथ तो होता ही बुरा है, और मेरी तो ज़िंदगी है ही इस तरह से, और मुझे कभी खुशी नहीं मिल सकती, और ये ज़िंदगी जो हम इसमें आए हैं ये तो है ही इम्तिहान। ये तो मायूसी है ना। एग्जैक्टली मायूसी है। तो जैसे आप कह रही थी कि इसमें हमारी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए कि अगर हम लोग अपने आप को इतना वो करते हैं कि जी हम लोग इतने बुरे हैं, तो हम थोड़ा सा अगर अपना बिहेवियर चेंज कर लें, अगर हम इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि सब चीज़ें बुरी हमारे साथ ही होती हैं, अगर हम एक स्टेप या 2 स्टेप इस डायरेक्शन में ले लें कि हम कोई चीज़ चेंज करें अपनी ज़िंदगी की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें अपनी मेंटल हेल्थ की, तो आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। मैं वैसे एक बात छोटी सी कहूँगी, दीन के लिहाज से भी यार हमारा रब जो है मुसब्बबुल असबाब है, और लेकिन ये है कि असबाब पैदा करना, उन पे काम करना, ये उसने हम इंसानों को पे छोड़ दिया है। उसने बना दिए हमारे लिए डिफरेंट असबाब, लेकिन उनको तलाश करना और उस पर काम करना हमारा ही फ़र्ज़ है। और मायूसी गुनाह है, ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंसान अपने आप पे, अपनी ज़ात पे मायूस हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने रब पे यकीन नहीं रख रहा होता। वो है जो हमें उठाता है, खिलाता है, पिलाता है, हमारी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन ये जो दुखी रहने का फेस है ना, मैं एक हमेशा बात कहती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ, शायद आपके काम आए। मुझे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना खुदकुशी नहीं होता, खुदकुशी ये जिंदा रहते हुए अपने पर इस खूबसूरत ज़िंदगी को हराम कर देना, खुश ना रहना, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर बहुत सारे रंग भरे हुए हैं और इसीलिए भरे हैं ताकि इंसान खुश हो जाए। और मायूसी के वक्त वो रब की बनाई हुई तख्लीक को देखकर, कुदरत को देखकर खुश हो और कहे कि वाकई मेरा रब सबसे बड़ा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग दुखी रहते हैं, मेरा उनको सिर्फ इतना ही कहना होता है कि प्लीज़ उठकर चेंज कर लेना अपने आप को। अगर मैं एक अच्छी होस्ट नहीं हूँ तो व्हाई आई एम होस्टिंग, चेंज इट। मैं एक्टिंग अच्छी कर लूंगी शायद, या मैं घर में खाना बहुत अच्छा बना लूंगी। तो आप अपने आप को ढूंढना। आपको क्या लगता है ये जो कोविड के दिनों में लोगों को अपने अंदर की क्वालिटीज का पता चला है या उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा ली, ये दोनों चीज़ें बताना। हाँ बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए हैं इस पूरे पीरियड के अंदर, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया था कि जी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह हो रही थी, तो लोगों ने डिफरेंट अल्टरनेटिव सोचे। और फिर ये था कि वो लोग इतना कन्फाइंड हो गए घर के अंदर कि वो बाहर जा नहीं सकते, तो आदत से तो उनकी एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो भी लिमिट हो गई थी। सो इसकी वजह से इस एनवायरनमेंट की वजह से लोगों ने नए जो हैं टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और बहुत से यंग लोगों ने, मैंने देखा है, अपनी एंटरप्राइज बनाना शुरू किया और अपने टैलेंट्स को जो है परस्यू करना शुरू किया, विच इज़ वेरी गुड। हर किसी को यही करने की कोशिश करनी। लेकिन एक बात तो मानने वाली है सभी कि हम बड़ी जल्दी ना जब चेंज करते हैं अपने आप को तो उसके हम मोहताज हो जाते हैं। जैसे जिन बच्चों ने घरों से बैठकर काम किया, उनके ऑफिसेज बंद हो गए और उन्हें कहा गया आप घर से बैठकर काम करें। तो मेरे पास मेरा अपना भांजा आया हुआ था यूएस से, तो उसने मुझे अब कहा, कहता है हेट दैट खाला, क्या वो मुझे कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, आप लोग वैक्सीनेटेड हैं, अब आप ऑफिस आ जाए। तो कहते हैं मैं अपना वो जो टाइम आने और जाने का है मैं ज़ाया नहीं करता, तो वाई मैं जाके वहाँ बैठूँ। यहाँ तो मैं टी शर्ट में बैठा हूँ या ऊपर शर्ट पहनी, ऊपर टाई लगाई हुई और मैं आई एम रिलैक्स मेरे घर के अंदर, मैं कंप्यूटर पर बैठ गया। तो
कितने हम वो क्या कहना चाहिए कि हम सुस्त हैं या हम फौरन अपना वो आसानियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। बस यही बात है ना कि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स चेंज को जो है वो चैलेंज करते हैं, चेंज से हम लोग भागते हैं। तो अगर एक चीज़ में आप एडजस्ट हो गए हो उसमें वर्क फ्रॉम होम लाइफ के अंदर, तो आप बस चाहते हो कि वापस कभी खत्म ही ना हो। ये वाली बात है। और अब हम अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का। अच्छा सभी ये मुझे बताएं कि जैसे आप लोग हम हेल्प कर रहे हैं, और क्या ये सिर्फ वो पढ़े लिखी कम्युनिटी और पढ़े लिखे बच्चों के लिए है कि जी वो मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ें और काउंसलिंग के बारे में पढ़ें और आप लोगों के सेशंस ज्वाइन करें? क्या ऐसा कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम आपके साथ ज्वाइन कर सकें या हम भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, कोई किसी भी सोशल क्लास के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, ये हर इंसान के लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली थेरेपी की बात नहीं कर रहा मगर मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन और अवेयरनेस, हम लोगों के कुछ कोलैबोरेशंस हैं डिफरेंट NGOs के साथ, हम लोग उनके साथ मिलकर इस तरह का काम करते हैं सोशल वेलफेयर का, जो कि हमने कोविड के अंदर किया भी था बहुत सारा। तो मगर अगर बात की जाए एजुकेशन की और अवेयरनेस की, तो ऑब्वियसली वो हर इंसान को मिल सकती है अगर वो हमारे पेज को फॉलो करे या हमें अगर मैसेज करे, हमारे पेज पे DM करे, तो हम उनको हमेशा अच्छा, क्या पेज का नाम ज़रा दोबारा बताइएगा? जी, मेंटल हेल्थ होराइजन। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो उसमें आप मेंटल हेल्थ होराइजन लिखेंगे तो फिर वो आ जाएगा पेज। आप अगर इनके जो पेज का नाम है वो हमारे आज के टिकर में नहीं चल रहा, तो वो आपको न सिर्फ मेरे पेज पे जाके मिलेगा, चल रहा है जी, चल रहा है, फ़ोन आवाज़ आ गई है, लेकिन ये है कि मैं उसे शेयर ज़रूर करूँगी अपने पेज से, सलमा ज़फ़र आसिम के पेज से, और अपने इंस्टा से भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें हमें मदद मिल सकती है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें दुनिया में चलना आ जाएगा, मेरा बड़ा एक आसान सा तरीका है, हम अपने बच्चों को जी सकेंगे, ये इजी हो जाएगा कि हम भी खुश हो सकेंगे, और वो खुशी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हुई है हम उसको बहुत अच्छे से शायद समझ सकेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ मेरा ख्याल है की हर चीज़ की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छे रिलेशंस की और अच्छे आउटकम्स की घर के अंदर और अपने ऑफिस के अंदर भी, इवन कम्युनिकेशन ही वो आपका तरीका है। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन करो तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा जी, कि सभी कह रहे हैं जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं एक काउंसलिंग का बड़ा आसान सा तरीका बताती हूँ। जब आप आते हैं हमसे बात करने के लिए, साइकोथेरेपिस्ट से बात करने के लिए, जब आप आके अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। जैसे ही आप बताना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं यू रियलाइज दैट कि यार गलती तो ये थी, ये वो गलती तो थी नहीं जिसको मैंने इतना बड़ा बना दिया था। यही एक ऑप्शन, आप अगर उनके पास नहीं जाते तो लिखना शुरू कर दें, आपको बहुत सारे रंग नजर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरे का नजरिया भी लिखें और अपना नजरिया भी लिखें, आपको अपनी और उसकी गलती बहुत क्लियर नजर आएगी। और कभी कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिससे कि आप रिश्तों से मुंह मोड़ सकें, अपनों से दूर हो सकें, दोस्तों से दूर हो सकें, बस इतना सा ही कहना है। और अगर हमारे बच्चे ये बात समझा रहे हो तो मुझे, मेरे जैसी माँ को तो फ़ख्र हासिल होता है कि आज मेरे बच्चे मेरे शाना बशाना खड़े होके मुझे सीख दे सकते हैं। तो यही हमारा कमाल है और यही हमारी जीत है। तो ज़रूर आपने इनका पेज लाइक करना है, फॉलो करना है, और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो सभी इज़ ऑलवेज देयर। आप मेरे पेज से भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, सारा उन्होंने बहुत ही मज़ेदार हरा मसाला का कीमा जो है वो बना दिया है। एंड बिल्कुल जी, डेट्स के जो लड्डू हैं, डेट्स बॉल, इसमें जो सेसमी सीड ऐड किए गए हैं, मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चे बेड वेट करते हैं उनके लिए सेसमी सीड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाने होते, मिकदार है, तो उसके तिल के लड्डू भी खिलाए जाते हैं। तो ये आप ज़रूर अपने बच्चों को बना के दें। सारा अपने पेज का नाम ज़रूर बता दीजिए। मेरे पेज का नाम है केक सिटी के नाम से मेरा पेज, केक सिटी के नाम से, और उसका टिकर भी चल रहा है। तो बस जनाब, आपने ऑर्डर देने हैं अपने ये डेट्स के लड्डुओं के लिए भी, और रहना है इसी तरह हमारे साथ। आपके फीडबैक का इंतज़ार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। अच्छी अच्छी बातें बच्चे करते हैं तो उन्हें सीखने के लिए और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, यही हमारे लिए सदका जारिया है। मिलते हैं कल एक अच्छे नए टॉपिक के साथ और नए दोस्तों के साथ। बस आपने आना है कल सुबह 11 बजे। तो मिलते हैं जी कल। अल्लाह हाफ़िज़, अपने प्यारों के साथ रहिए।